वक़्फ़ को लेकर जब भी हम बात करते हैं तो वक़्फ़ एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा प्रोविज़न है। अगर हम शब्द की इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिज़र्व कर देना किसी वेलफेयर के काम के लिए। लेकिन जिस तरह से भारत में वक़्फ़ कानून या वक़्फ़ प्रोविज़न का या जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जिस तरह से मिसमैनेजमेंट और मिसयूज़ किया गया है, बड़े-बड़े स्कैम्स आपको वक़्फ़ के प्रॉपर्टीज़ के नाम पर मिलते हैं। अब सवाल ये है कि वक़्फ़ में जो अमेंडमेंट की बात हो रही है उसमें कहीं से कोई कब्रिस्तान, मज़ार या मस्जिद को तोड़ा या छीना नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियाँ ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी जितनी हाय तौबा मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कब्र छीन ली जाएगी, मस्जिद छीन ली जाएगी, तो इस तरह के लोगों को तो मुझे लगता है कि जेल में डालना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधकर राजनीति कर रहा है, शोक दिखा रहा है, जिसे पता नहीं क्या होगा। जब भारत में इतने वर्षों से 77 सालों से आपकी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि भारत का विभाजन हुआ, भारत से एक मुसलमानों ने कहा कि हमें एक अलग से देश चाहिए क्योंकि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको दिया गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा एक लैंड स्कैम है जो भारत में हुआ, वहाँ पर ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पर वक्फ जैसे प्रोविज़न, मैं एक भारतीय और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सिटीज़न होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि वक्फ जैसे प्रोविज़न होने भी नहीं चाहिए। तो सभी के बुजुर्गों ने वो ज़मीन भारत को देकर देश बनाया है ना, अपने अपने जो राज्य थे, छोटे छोटे राजपाट थे, सबको देकर ये देश बना। अब जब अधिकारों की बात हो रही है तो महिलाओं, आप प्रधानमंत्री बनाने की तो बात करते हैं, लेकिन आप उनको अपने ही संगठन में एक ढंग का पद दे नहीं सकते। तो वो लोग जो महिला को कुछ समझते ही नहीं, इसी बात से उनकी मानसिकता समझ में आती है कि जो अपनी ओवैसी के आप संगठन में देखिए, कोई महिला है नेशनल स्पोक्स पर्सन, कोई महिला है एमपी, या कोई महिला बड़े पद पर है? बिल्कुल नहीं, वो खुद ही बैठे हैं, उनके भाई, उनके भाईजान। तो तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा। अब सबकी भागीदारी, सबका साथ सबका विकास हो रहा था, तो सबका साथ विकास है तो सबकी भागीदारी भी हो ना उस विकास में। जब तक ये मानसिकता का इस्तेमाल इस तरह के वैसे जैसे सो कॉल्ड मुसलमान नेता करते रहेंगे, तब तक भारत में इसी तरह से मुसलमानों के साथ होता रहेगा। सबसे बड़ी बात है जो वैसी इतना चिल्लाने, सबसे बड़ा घोटाला तो खुद करके बैठे हुए, 5,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें ची जा रहे हैं। अब तक जो, क्योंकि अथाह ज़मीन है जो पड़ी हुई, जिसका पता ही किसी को नहीं है, तो अब सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी, डिजिटल पोर्टल पे सब डिजिटाइज इन्फॉर्मेशन होगी, रीवेरिफिकेशन होगी, तो सारी चीज़ें जब खुलकर सामने आ जाएगी कि कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पे है, तो ये स्कैम कैसे कर पाएंगे। मैं तो पूरी तरह से मानती हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो मुसलमानों के लिए, मुसलमान समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी जो रिफॉर्म कर रहे हैं उसको आने वाले इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा और ये मुसलमान ही याद करेंगे। लेकिन आज उनको जो ये सो कॉल्ड ये भड़काऊ गैंग है, विपक्षी पार्टियां, ये भड़काकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, इनके डर पे ही इनकी राजनीति चलती है। एब्सोल्युटली पारदर्शिता आएगी जब सारी चीज़ें पोर्टल पे होंगे, सारी ज़मीनों का ब्यौरा पोर्टल पे होगा, तो स्कैम्स कैसे होंगे, ये बात मुसलमानों को, आम लोगों को, देश के सभी को समझाने की जरूरत है। कल संसद भवन में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर आप क्या कहेंगी मैम, और आपको क्या लगता है कि अब आगे चलकर वक्फ बोर्ड के तमाम जो फैसले और जो कितनी प्रॉपर्टी पर किसका हिस्सा है और कहां से कितनी प्रॉपर्टी को लिया गया है, इन तमाम चीज़ों पर कितनी पारदर्शिता देखने के लिए अब मिलेगी? देखिए, वक्फ को लेकर जब भी हम बात करते हैं तो वक्फ एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा प्रोविज़न है। अगर हम शब्द की इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिज़र्व कर देना किसी वेलफेयर के काम के लिए। और जो भारत में मुस्लिम समाज में वक्फ का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो अपनी जायदाद को, अपनी ज़मीन को समाज के वेलफेयर के लिए वक्फ कर देते, ताकि उस ज़मीन से जो समाज के गरीब और विधवा और पिछड़े लोग हैं उनका भला हो सके। तो ये इस उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जिस तरह से भारत में वक्फ कानून या वक्फ प्रोविज़न का या जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जिस तरह से मिसमैनेजमेंट और मिसयूज़ किया गया है, बड़े-बड़े स्कैम्स आपको वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के नाम पर मिलते हैं। तो अब वक्फ में जब पारदर्शिता आ रही है, सरकार बिल पेश करे जिसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता की उम्मीद है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका इस्तेमाल भी समाज के वेलफेयर के लिए
किया जाएगा, जो बच्चे हैं और जो विधवाएं हैं उनके लिए किया जाएगा। इनफैक्ट वक्फ की बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रेंटल भी बहुत कम है, तो उनको सही रेंटल पे लगाया जाए। मैनेजमेंट ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ का सही हो ताकि उसका इस्तेमाल सही तरह से किया जाए जो रिसोर्सेज है। अब सवाल ये है कि वक्फ में जो अमेंडमेंट की बात हो रही है उसमें कहीं से कोई कब्रिस्तान, मज़ार या मस्जिद को तोड़ा या छीना नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी जितनी हाई तौबा मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कब्र छीन ली जाएगी, मस्जिद छीन ली जाएगी, तो इस तरह के लोगों को तो मुझे लगता है कि जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी राजनीति के नाम पर देश में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और हम देखते भी हैं कि इसके फलस्वरूप किस हद तक लोगों में इतने उन्माद बढ़ जाता है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं और दंगे भी भड़क रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधी सच्ची बातों को तोड़ मरोड़ कर आप नफरत फैलाने का कार्य करें। इसी के साथ मैम मेरा सवाल ये भी है कि जैसे ही वक्फ बोर्ड अधिनियम को पेश किया जाएगा, अगर ये बाई चांस पर पास हो जाता है, जिस तरीके से एनडीए के बाद ज़्यादा संख्या है लोकसभा में और राज्यसभा की बात की जाए तो वहाँ पर भी स्ट्रांग है एनडीए, और इसी अधिनियम पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस अधिनियम के तहत अब तमाम जो चीज़ें वक्फ की हैं उसे डिजिटल तरीके से तमाम चीज़ों को गूगल पर भी डाल दिया जाएगा, तो आज जो लोग वक्फ को लेकर जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ जब वक्फ किसी गरीब या किसी भी जमीन पर अपना हक जमा देता है तो फिर वो व्यक्ति एक ही कोर्ट के चक्कर काटता है, वो वक्फ की ही कोर्ट होती है। पर आज जब देश की अदालतों का इसमें हस्तक्षेप हो जाएगा तो क्या इससे उम्मीद मिलेगी कि एक गरीब को या जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया है उन्हें एक तरीके से न्याय मिलेगा और पारदर्शिता आएगी अपने? देखिए, वक्फ की अगर हम बात करते हैं तो वक्फ में भी कई सारे प्रोविज़न होते हैं। मैं आपको अपना खुद का अपनी फैमिली का एग्जांपल देती हूँ। जो मेरे मेरे दादा थे, उनके नाना के बेटियां थे सिर्फ, और उन्हें जो मेरे दादा की जो माता थी वो सबसे बड़ी बेटी थी, और मेरे जो दादा थे उनके सबसे पहले मतलब बड़े नाती थे, तो उन्होंने अपने बड़े नाती को गोद ले लिया था और मतलब एक तरह से अपना बेटा बना लिया था। और जो भी उनकी जायदाद थी और बहुत बड़ी जायदाद थी जिसमें बहुत सारे गाँव और बहुत बड़ी रियासत थी, तो वो सारी गाँव उन्होंने औलादुल वक्फ कर दी थी। औलादुल वक्फ मतलब कि उनके बाद उनके बच्चों की ऐसे ही ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहेगी। लेकिन हुआ ये कि मेरे दादा बहुत छोटी उम्र में चले गए और हमारी दादी एकदम यंग थी, बच्चे छोटे थे, उनको पता नहीं था कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है। और तो उसके चलते, क्योंकि महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको पता नहीं होता था कि कहाँ पे ज़मीन, कौन सी ज़मीन, जंगल की ज़मीनों का इतना आइडिया नहीं होता था। वो ये कि हमारे ही ख़ानदान रिश्तेदार वालों ने वो सारी ज़मीनें कब्जा ली, और अब वो सारी ज़मीनें हालांकि ऑन पेपर वो हमारी है, वक्फ हमारी, लेकिन आज भी हमारे पास वो ज़मीनें नहीं, क्योंकि मेरे दादा जल्दी चले गए थे। तो मेरी दादी महिला थी, वो मजबूर थी, वो नहीं जा सकती थी बाहर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक औलादुल वक्फ का मैंने एग्जाम्पल दिया। जो और वक्फ की प्रॉपर्टी हैं जो बोर्ड के अंदर आती हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है, जिनकी ज़मीन है जिन तक पहुँचनी चाहिए या जो वक्त हो गई हैं प्रॉपर्टीज़ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, उनका जो फ़ायदा है वो समाज के गरीब और विधवा लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन होता ये कि स्कैमिंग होती है, और साथ ही साथ आप केसेस में भी आप जानकारी, आप जैसे कि सरकार का पोर्टल है एक भूलेख, उस पर आप जाएं, आप उस पर जो खतौनी और ये सब नंबर होते हैं वो सब डालेंगे, आपको पूरी ज़मीन का पूरा नक्शा कहाँ पे किसका है पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री मिल जाती है। वैसे ही अब इसको भी डिजिटाइज़ किया जाएगा, तो जानकारी लेना आसान है, इस तरह के केसेस का सुलटारा करना आसान है, और जो भी लोग इस तरह के केसेस में फंसे बहुत आसानी से जानकारी को उपलब्ध करा पाएंगे। और अब इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है, पारदर्शिता आ रही है और लोगों को शामिल किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से किसी भी समाज या मुसलमानों का कोई मस्जिद मज़ार छीना जा रहा है। ये सिर्फ अफवाहें फैलाकर लोगों को भटकाकर अपनी राजनीति बनाए रखना चाहते हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो मुसलमानों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए राजनीति कीजिए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधकर राजनीति कर रहा है, शोक दिखा रहा है, जिसे पता नहीं क्या होगा। जब भारत में इतने वर्षों से 77 सालों से आपकी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, ट्रिपल तलाक की बात आती है तो ट्रिपल तलाक में कोर्ट में या एफिडेविट में डाल के कह देते हैं कि औरतों को आधी अक्ल होती है इसलिए उनके पास तलाक का अधिकार नहीं है। तो जो औरतों के बारे में इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनको कोई मॉरल ग्राउंड उनके पास नहीं है कि वो आकर ज़मीन के ऊपर लड़े। और सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि भारत का विभाजन हुआ, भारत से
एक मुसलमानों ने कहा कि हमें एक अलग से देश चाहिए क्योंकि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको दिया गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा एक लैंड स्कैम है जो भारत में हुआ, वहाँ पर ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पर वक्फ जैसे प्रोविज़न है। भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना जहाँ पर सबको समान अधिकार मिले। समान अधिकार मिलने थे तो जैसे कि हिंदू राजाओं ने अपनी अपनी जो भी उनकी ज़मीन थी, उनका राजपाट था, वो सब कुछ सरकार के हवाले किया। अगर मैं एक भारतीय और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सिटीज़न होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि वक्फ जैसे प्रोविज़न होने भी नहीं चाहिए। जब सरकार वेलफेयर स्कीम्स में किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, तो आप चलिए मान लेते हैं, अगर आप रखते भी हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा, ये तो हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, तो सभी के बुजुर्गों ने वो ज़मीन भारत को देकर देश बनाया है ना। अपने अपने जो राज्य थे, छोटे छोटे राजपाट थे, सबको देकर ये देश बना। तो ये इस तरह की चीज़ें कि हमारे बुजुर्गों की है तो हमारे पास है तो हमसे क्यों छीनी जा रही है। सबने सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बात आपको समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में लैंड जो भी रिफॉर्म्स हैं आज तक नहीं हुए। भारत में लैंड रिफॉर्म्स हुए, भारत देश बना, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, लेकिन पाकिस्तान में आज भी नहीं हुआ। और यहाँ पर आज भी वक्फ के नाम पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है, स्कैमिंग हो रही है। और उसमें भी जो गरीबों के नाम पर ज़मीन को वक्फ रखा जा रहा है, गरीबों तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ के अंतर्गत आप बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक स्टेप ना लें कि आपने एकदम वक्फ एक्ट ही एकदम हटा दिया, लेकिन कम से कम उसको पारदर्शी तो बनाया जाए। कम से कम उसमें इतनी पारदर्शिता लाई जाए, सबकी भागीदारी हो, उसका सही से मैनेजमेंट हो, ताकि इतने बड़े एसेट का इस्तेमाल देश के उत्थान के लिए तो हो। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया है कि इसमें सभी की भागीदारी हो, तो जो अमेंडमेंट इसमें किया जा रहा है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि अब वक्फ में महिलाओं की भागीदारी होगी और इसी के साथ आम मुसलमानों को भी इसमें लिया जाएगा। जो अभी तक इतने दिनों से जो बड़े पद वाले मुसलमान थे, आज तक वही बड़े पदों पर बैठे रहे, जिससे कि छोटे मुसलमान को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया। पर आज जब महिलाओं की और आम मुसलमानों की इसमें भागीदारी बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा पारदर्शिता और कितने ज़्यादा जो अभी तक पसमानदा मुसलमान हो या और भी छोटे मुसलमान हो, उनको उनका हक मिलेगा? देखिए, मैं अगर बात करूं भारत में मुसलमानों की जो भी आबादी है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो पसमानदा मुसलमानों की, यानी कि पिछड़े हुए जो मुसलमान हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लें, वहाँ पर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पार्लियामेंट और ये सब तो छूट गया, अब जाके मोदी सरकार में एक MP बनाए गए हैं। बात यह है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हो जिसके तहत आप राजनीति करते हैं, हर मुद्दे को भड़काते हैं, उठाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में अपना एक वकील बनाकर हर एक याचिका के विरोध में आप खड़े हो जाते हैं ताकि आप रेलेवेंस में बने रहें। सवाल ये उठता है कि उन्होंने आज तक ना तो किसी महिला को अपने संगठन में शामिल किया। इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो महिला विंग ही डिसमेंटल कर दिया था, और उसमें कोई भी पसमानदा मुसलमान नहीं है। आपके हाथ में आप एक NGO चला रहे हैं तो ये मनमानी आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार, वो देश जहाँ पर सबको समान अधिकार हैं, तो उस अधिकार के तहत, उस जिम्मेदारी के तहत ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो उसमें पिछड़ा मुसलमान भी हो, उसमें महिला भी हो, मुसलमान महिला हो, क्योंकि मुसलमान महिलाओं को तो कहीं पे रखते ही नहीं है। अब जब अधिकारों की बात हो रही है तो महिलाओं, आप प्रधानमंत्री बनाने की तो बात करते हैं, लेकिन आप उनको अपने ही संगठन में एक ढंग का पद दे नहीं सकते। तो वो लोग जो महिला को कुछ समझते ही नहीं, इसी बात से उनकी मानसिकता समझ में आती है कि जो अपनी ओवैसी के आप संगठन में देखिए, कोई महिला है नेशनल स्पोक्स पर्सन, कोई महिला है MP, या कोई महिला बड़े पद पर है? बिल्कुल नहीं। वो खुद ही बैठे हैं, उनके भाई, उनके भाईजान और बस उनका ख़ानदान, यही चल रहा है ना। तो आप दूसरों पर जो सवाल उठाने वाले होते हैं, उनसे ही मुसलमान समाज को ये देखना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, आपको लड़ा रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सरकार सारी चीज़ें सही कर रही है जो अब तक सही नहीं की गई है। मुसलमानों को बिगाड़ा गया तुष्टीकरण के नाम पर, जो कांग्रेस ने किया, तो तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा। अब सबकी भागीदारी, सबका साथ सबका विकास हो रहा था, तो सबका साथ विकास है तो सबकी भागीदारी भी हो ना उस विकास में। तो अब वहाँ उसमें मुसलमान पीछे क्यों रहे? आपकी ही सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भारत की। हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा भारत के मुसलमानों की आबादी है, तो उस आधार पर हम एक है नहीं। और फिर उसके बाद भी अगर हम माइक्रो माइनॉरिटीज़ या जो ट्रू माइनॉरिटीज़ हैं, आप उनका डेटा उठा के या उनके स्टैटिस्टिक्स देखिए, आप सिखों की बात करें, जैन की बात करें, जूस की बात करें, या फिर आप किसी भी पारसीज़ की बात कर लें, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब कम्युनिटी, उनकी फाइनेंशियल
उसकी बात करें, आप स्थिति की, या फिर उनके लिटरेसी की बात करें, एक्सेल कर रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन सारी शिकायतें हम बेचारे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। वो इसलिए कि हम आज तक उस माइंडसेट से निकल ही नहीं आए हैं कि हम बेचारे हैं। जब तक ये मानसिकता का इस्तेमाल इस तरह के वैसे जैसे सो कॉल्ड मुसलमान नेता करते रहेंगे, तब तक भारत में इसी तरह से मुसलमानों के साथ होता रहेगा। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर अब जो तमाम अधिनियम सरकार ने इसमें ऐड करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि अब वक्फ के पास जो संपत्ति है उसका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है कि काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जब बड़े ही लोग हमेशा ऊंचे पद, तो अब इसमें कितना ज़्यादा पारदर्शिता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो वैसी इतना चिल्ला रहे, सबसे बड़ा घोटाला तो खुद करके बैठे हुए हैं, 5,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें छीन जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं उनको डर है कि उनके हाथ से जो अब तक वो मनमानियाँ करते आए हैं ना मुसलमान, गरीब मुसलमानों के हक़ के ऊपर, अब वो सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। हज़ारों करोड़ के घोटाले आप किसी भी वक्फ बोर्ड में चले जाइए, किसी भी स्टेट वक्फ बोर्ड में चले जाइए, आपको दिख जाएंगे। मनमर्जियाँ होती हैं क्योंकि कोई देखने पूछने वाला होता नहीं, आपस में मिल बांट कर ये सब साठ गांठ करके गरीब मुसलमानों का हक। रीवेरिफिकेशन से कितना एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रही हूँ कि फ़ायदा होगा, रीवेरीफाई किया जाएगा उनके पेपर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जा सकता, वो एज इट इज़ रहती है। जिसके नाम पर अगर औलादुल वक्फ होती है तो वो जिनके नाम पर हुई है उनकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, या आपने समाज के लिए या किसी मस्जिद या इमाम बारगाह या दरगाह के नाम या सोसाइटी या आपने समाज के नाम किए तो वो उसी स्थिति में रहती है, था स्थिति रहती है, और वो समाज के वेलफेयर कार्यों में ही उसका इस्तेमाल होता है। तो उसको कोई बेच कर उसमें अपना घर नहीं बना सकता या अपना कोई फार्म हाउस नहीं बना सकता। तो अब तक जो, क्योंकि अथाह ज़मीन है जो पड़ी हुई है जिसका पता ही किसी को नहीं है, तो अब सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी, डिजिटल पोर्टल पे सब डिजिटाइज इन्फॉर्मेशन होगी, रीवेरिफिकेशन होगी, तो सारी चीज़ें जब खुलकर सामने आ जाएगी कि कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पे है, तो ये स्कैम कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा तो डर इसी बात का है, तो जो हज़ारों करोड़ के स्कैम करके ये चुपचाप खोपचे में बैठ जाते हैं, ये डर उनको है, इसीलिए वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वैसे की पार्टी ने जगह जगह जाकर, इससे पहले जब बिल की बात हुई थी, अब तो फाइनली कल प्रेजेंट किया जा रहा है, जब इसको अमेंडमेंट को लेकर बात उठी थी तभी इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के समय जगह जगह मस्जिद जाकर इन्होंने पैम्फलेट बांटे और मुसलमानों के बीच कहा कि हमारे इमाम बारगाह, मस्जिद और दरगाहें छीनी जा रही हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कार्य कर रहे हैं ताकि इनके खुद के काले कच्चे चिट्ठे ना खुल जाएं। कल ये अधिनियम लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार सीधे तौर पर कह चुकी है कि हम इस बार हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और विपक्षी पार्टी लगातार मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएए के टाइम पर भी कहा था कि आप लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर आज जब ये वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर केंद्र सरकार आ रही है, तो आपको क्या लगता है मैम, इससे जो गरीब पिछड़ा मुसलमान है उसके जो हित हैं उनकी कितनी रक्षा हो पाएगी? देखिए, मैं तो पूरी तरह से मानती हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो मुसलमानों के लिए, मुसलमान समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे हज पर बिना महरम के महिलाओं को जाने की इजाज़त हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, और जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनसे सभी से मुसलमानों को फ़ायदा मिलता है, कहीं पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो ऐसे में जब बात आती है वक्फ की, तो वक्फ एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर स्कैम्स होते रहे हैं वक्फ की ज़मीनों के। तो ऐसे में देखिए, एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल क्या हमारे देश के लोगों के लिए हो रहा है, क्या हम सही उसका इस्तेमाल यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो भाई। और सबसे पहली बात, उसमें स्कैम, इतने ज़्यादा स्कैम्स होती हैं और जो लोग इसमें बैठे हुए होते हैं वही लोग करते हैं, क्योंकि इसका कोई इन्फॉर्मेशन ब्यौरा ही नहीं, इतनी ज़्यादा ज़मीन है, नहीं पता कहाँ पे, जंगल के जंगल लोग बेच देते हैं हज़ारों अरबों बीघों के, और फिर उसके बाद ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि पता ही नहीं है, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ कहाँ कौन सी ज़मीन वक्फ है, पूरा उसका डेटा होगा, सारी उसको रीवेरिफिकेशन करके सब कुछ डिजिटल पोर्टल पर डाला जाएगा, तो फिर ये कहाँ से स्कैम कर पाएंगे। इसीलिए तो इनको डर है। मोदी जी जो रिफॉर्म कर रहे हैं उसको आने वाले इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा, और ये मुसलमान ही याद करेंगे। लेकिन आज उनको जो ये सो कॉल्ड ये भड़काऊ गैंग है, विपक्षी पार्टियां, ये भड़काकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, इनके डर पे ही इनकी राजनीति चलती है, क्योंकि मुद्दे इनके पास है नहीं, विकास का कार्य इनको करना नहीं आता, भड़काकर ही मुसलमानों को ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैम, फिर एक बार ये धमकी दी जा रही है कि अगर ये अधिनियम लाया जाता है तो दिल्ली की सड़कों को घेरा जाएगा, शाहीन बाग बनाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही देश में 3 से ज़्यादा प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें से दिल्ली, बिहार और एक शायद साउथ की तरफ भी हुआ है एक। तो आज जिस तरीके से लोगों को भड़का कर ये कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, जहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अधिनियम आता है तो हमें अपनी ही मस्जिद और तमाम मस्जिद और मकबरों में जाने के लिए टिकटें लगेंगी।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि इन्होंने ट्रिपल तलाक पे भी इन्होंने यही कहा था कि या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती तब ये हमेशा ये झूठ फैलाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहते हैं कि भाई सबके फेरे होंगे, आपको सबको किसी को अपना धर्म नहीं फॉलो करने की इजाज़त दी जाएगी। ये एक्सपर्ट हैं झूठ फैलाने में, भड़काने में लोगों के। आप मानती हैं कि पारदर्शिता आएगी इससे? एब्सोल्युटली पारदर्शिता आएगी जब सारी चीज़ें पोर्टल पे होंगे, सारी ज़मीनों का ब्यौरा पोर्टल पे होगा तो स्कैम्स कैसे होंगे? ये बात मुसलमानों को, आम लोगों को, देश के सभी को समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सरकार को ये अमेंडमेंट में जो भी अमेंडमेंट इस बिल में ला रहे हैं उनके बारे में एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन का छोटे वीडियो बनाकर एक्सप्लेनर्स मुसलमानों तक तो ज़रूर पहुंचा दे, जो ये भड़काऊ लोग उनको भड़काने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं। सीए के समय भी यही हुआ। आप सही जानकारी लोगों तक ये एक किस तरह का एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जिससे लोग भड़क रहे हैं, तो आप भी पॉजिटिव चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें ताकि लोग भड़के नहीं। क्योंकि एक आम इंसान जिसको कानूनी जानकारी नहीं है तो वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाता है, क्योंकि अगर दाढ़ी टोपी लगी है तो लोग भरोसा जल्दी कर लेते हैं कि शायद हमारे भाई हैं तो हमारे बारे में सोच रहे होंगे, ये लोग तो हमारे लिए राजनीति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा जो मिथ है वो तोड़ने की ज़रूरत है और ये सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा कर ही किया जा सकता है।